गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th का जो चैप्टर भौतिक विज्ञान आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके टॉपिक हैं चिन्ह परपाटी। साइन कन्वेंशन हमें पढ़ना है। देखिए चिन्ह परपाटी हमने यहाँ अवतल दर्पण बनाया है। कौन सा दर्पण बनाया है? अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। ओके, आपने दर्पण बनाया। हमने दर्पण के बिंदु P को केंद्र मानते हुए हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचा। देखिए एक्स एंड एक्स डैश और वाई एंड वाई डैश हमने किया। और मुझे पता है कि जानते हैं आप सब, देखिए कोई भी है ऐसे एक्स एंड वाई है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश है और ये एक्स है और ये एक्स डैश है। ये ऐसा है, इसको हम ओरिजिन मानते हैं, मूल बिंदु। उसी तरह P को हमने क्या माना? मूल बिंदु माना इसका ध्रुव। और मूल बिंदु के दाएं तरफ हमने दूरियां जो लेते हैं धनात्मक लेते हैं, देखिए ओके। और इधर क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं दूरियां। इसी तरह मूल बिंदु के ऊपर की दूरियां हमारा धनात्मक और मूल बिंदु के नीचे की दूरियां ऋणात्मक। उसी तरह दर्पण के ध्रुव को, चाहे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, हमने इसके ध्रुव को क्या माना है? मूल बिंदु माना है। अब मूल बिंदु मानते हैं एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश खींचा है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ आता चिन्ह परपाटी क्या होता है? कह रहा धनात्मक। इस मुख्य अक्ष एक्स एंड एक्स डैश के ऊपर की सभी दूरियां, ऊंचाइयां, आकार, मतलब यहाँ से ये जान लीजिए पहली पॉइंट कि कोई भी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। देखिए पहला पॉइंट, आपतित प्रकाश बाईं से दाहिने ओर की चलता हुआ, मतलब आपतित प्रकाश किरण, मतलब जब इस दर्पण पर कोई आपतित किरण होगा इस डायरेक्शन से आएगा, बाएं से दाहिने की तरफ से। इस पर चाहे वो इधर से ऐसे जाएगा, ये आप डायरेक्शन है किसका? आपतित किरण का। दूसरा कह रहा समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहाँ से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से। अर्थात यहाँ पे P रखा, हम इधर मापना है तो कोई स्केल लेंगे, इधर की दूरियां नापेंगे, इधर नापना है तो इधर। यहाँ क्या है? मुख्य अक्ष से होकर ऐसे नापेंगे, इधर या इधर। इसी तरह यहाँ से P से दूरियां मापना तो यहाँ को यहाँ रखकर इस तरह डायरेक्शन और यहाँ रखकर इस तरह डायरेक्शन। तो आपको दूरियां बता रहे थे ध्रुव से मापे। देखिए मैंने आपको स्केल इसलिए लाया। स्केल से देखिए, यदि मान लो हमें कोई वस्तु यहाँ पे है, सपोज वस्तु यहाँ पे है, देखिए डॉट करते रहेगा, ध्यान से देखिए, इस दूरी को नापना है तो हम क्या है 1 सेंटीमीटर, देखिए स्केल जो 1 है ये P पे रखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे तो ये आपका लगभग के इसको मिलाया जाए 2 सेंटीमीटर, मतलब हमने 2 सेंटीमीटर दाहिने गया। यदि वही चीज कोई वस्तु इधर है, ठीक है, तो स्केल हम क्या करते हैं, यूं अब लेते हैं स्केल के एक जो 1 है इसको यहाँ रखेंगे और देखेंगे ये भी 2 से थोड़ा सा कम है, आपका लगभग यहाँ है इस तरह से, ठीक है। देखिए ऐसे था, देख लीजिए हमें इसको मापना है तो हमें ये दूरियां क्या है, देखिए ऐसे हम नहीं मापेंगे, मतलब बल्कि मैं नापता हूँ, ये अपना एक यहाँ रखेंगे और एक्चुअली 2 से कम है तो हमने ऐसे मापा। देखिए दूरियां इधर नापा। ऊंचाई पे नापना है तो मुख्य अक्ष पे ध्यान देंगे, क्या है इस मुख्य अक्ष को ध्यान देंगे, यहाँ से रखकर ऐसे इस डायरेक्शन में मापी जाती हैं। और ऊंचाई पर मापी गई दूरियां धनात्मक होती। देखिए ये हेडलाइन एरो जो बता रहा है, एरो बता रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, किससे? मुख्य अक्ष से। और जब ऊपर जा रहे हैं तो दूरियां धनात्मक होगी, जिसको हम प्लस से चिन्ह से दर्शाते हैं। यहाँ एरो चिन्ह बता रहा है इधर, मतलब P से दाएं तरफ जा रहे हैं, तो दाएं तरफ जा रहे हैं, ध्रुव से दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक, क्योंकि आपको यहाँ भी बता दिया कि मूल बिंदु से दाएं तरफ धनात्मक होती हैं। तो इस तरह ध्रुव के यहाँ इस दर्पण हो चाहे इस दर्पण में, ध्रुव के दोनों दर्पण में दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं, बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। आपको मैंने बहुत अच्छी तरह लिख रखा, आप इसको जरूर इस नोट को राइट कर लीजिए, बना लीजिए, कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्या है? दर्पण के ध्रुव से दाहिने ओर की दूरियां धनात्मक, वही जो हमने आपको पहले बता दिया वही लिख रखा है। फिर कहा दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। नोट विशेष करके ये बातें याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। देखिए अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी देखा जाए तो आपकी इस डायरेक्शन में, मैंने हमें आपको फिगर बनाकर आपको हम दिखा दे रहे हैं। सपोज मान लो अवतल दर्पण है,
क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में यहाँ P होता है, इधर कहीं आपका C होता है, इसकी दूरियां F होती है। तो P और F देखिए ध्रुव से बाएं तरफ की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। इसीलिए कह रहा है कि अवतल दर्पण, इसीलिए कहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, चिन्ह पर पार्ट स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको राइट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दर्पण के प्रयोग या उपयोग, दर्पण का उपयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दर्पण के उपयोग में दोनों दर्पण, समतल दर्पण का आपको पहले उपयोग लिखा दिया गया है। अब बच्चे थे अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है। मतलब दाढ़ी बनाते समय हमें अपनी प्रतिबिंब सीधा देखना है। तो आप कहेंगे सर अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और कैसा होता है, वास्तविक में उल्टा होता है, तब कैसे इसमें। हाँ, ये तो आप सही कहें, लेकिन इस समय दर्पण जब वस्तु, आपको छठा फिगर आप पढ़े हैं, जब वस्तु P और F के बीच में होता है, जब वस्तु P और F के बीच में तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। तो उस समय हम मतलब हमेशा हम दर्पण के P और F के बीच में ही बैठकर क्या अपनी दाढ़ी बनाते हैं। तो उस समय हमारा दर्पण क्या होता है, अच्छा दिखता है, उसमें हमारा फिगर बड़ा दिखता है। तो इस दौरान हमारा क्या है, उसमें हमारा फिगर बड़ा दिखता है, ठीक है। बाकी में आभासी एवं सीधा में छोटा होता है जब उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवतल दर्पण में जब हम P और F के बीच में होते हैं बस से बड़ा दिखता है प्रतिबिंब, इसलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कान, नाक व गले की जांच करने के लिए इसे डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर भी जो दर्पण लेते हैं अवतल दर्पण लेते हैं, कान, नाक व गले के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा हम उसे देखते हैं। ओके, तो आप चलिए देखते हैं अगला क्या है, परावर्तक के रूप में हम देखते हैं। तो देखिए आपको हमने बता दें, जैसे आपका नाक, कान, गले, तो ऐसे आपका दर्पण होता है, ऐसे डॉक्टर के पास होता है। देखिए ये आपका डॉक्टर के पास है, मान लीजिए हमने सपोज कर लो अवतल दर्पण, तो किसी चीज को कान में या नाक में कुछ हुआ तो इस माध्यम से इसको कान के सपोज पे ले जाते हैं और इस माध्यम से उसको देखते हैं, जिससे वस्तु बड़ा दिखने लगता है। वस्तु की साइज क्या होती है, बड़ा दिखने। देखिए इसी में आप देखेंगे तो वस्तु दूरियां देखिए बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अक्षर हमारे क्या है, देखिए यहाँ से हम आपको बड़े दिख रहे हैं। देखिए आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो देखिए अक्षर को बड़े, आपको जिसको दिखता नहीं वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करके पढ़ाई भी कर सकता है। देखिए आपको हम प्रयोग में दिखा भी दे रहे हैं, देखिए कैसे है। देखिए परावर्तक है ना, देखिए कितना बड़ा होकर दिख रहा है, ठीक है, इसका प्रयोग। इसीलिए डॉक्टर इन दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। क्या, कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर। तो आपको कभी नहीं भूलना प्रयोग, पहले दाढ़ी बनाने के लिए, दूसरा कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण प्रयोग किया। इसी तरह से आपके होते हैं उनके लेंस थोड़े से और अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जिसका प्रयोग करके और बड़े होते हैं, जिनको उन्होंने अच्छी तरह मैग्नीफाई कर लेते हैं, अपना पकड़ते हैं और अच्छी तरह से उससे देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है, परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा है परावर्तक दूरदर्शी या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको आई होप आपको अवतल दर्पण का प्रयोग समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रतिबिंब कम स्थान के में बनने के कारण इसे वाहन चालक की बगल में लगा दिया जाता है। मतलब आपको पास दृश्य देखने के लिए जो आपका गाड़ी होती है उसके साइड में साइडो ग्लास जो होते हैं, साइड ग्लास में हम उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे भाग में कन्वर्ट करके दिखाता है। बड़े भाग को छोटे कन्वर्ट में, तो वही कह रहा है यहाँ इस दर्पण का अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब कम स्थान में बनने के कारण इसे वाहन चालक के बगल में लगा दिया जाता है। मतलब बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र उसको छोटे में करके आसानी से हम देख लेते हैं। अगला है सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग करने से प्रकाश अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गोली दर्पण सूत्र तथा या UVF में संबंध। हमेशा एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। UVF
वी तथा एफ में संबंध कह देता है या गोली दर्पण सूत्र। तो अधिकतर क्वेश्चन जब कोई एग्जाम में बनता है यू वी तथा एफ में संबंध बताइए, तो आपको बहुत ईजी है 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। यही सूत्र है, इसको हम पूरा क्या कह देते हैं, दर्पण सूत्र भी, इसको हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र भी इसको हम कहते हैं। ओके, दर्पण सूत्र भी कहते हैं। जहां यू क्या है, बिंब कहो या वस्तु की दूरी को, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, या स्मॉल एफ है, ध्यान दीजिए स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी है। अब आता है रेखिक आवर्धन। क्या है, रेखिक आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु यहां होना चाहिए बेटा, वस्तु या बिंब की लंबाई के अनुपात को रेखिक आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को रेखिक आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से, किससे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। रेखिक आवर्धन को किससे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। रेखिक दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन के जो सूत्र है, देखिए हमने क्या कहा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को। तो प्रतिबिंब की लंबाई या आकार, लंबाई कहो या आकार कहो बटे वस्तु का आकार, ये हमारा रेखिक आवर्धन, जिससे प्रतिबिंब आकार को h डैश से और वस्तु के आकार को h से, या I/O, I क्या प्रतिबिंब का आकार और O क्या वस्तु के आकार, जिसे हम लिख सकते हैं m बराबर I/O या h डैश अपॉन O। जहां लिख लीजिए, जहां h डैश क्या है बताइए, प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब h डैश y I भी लगा लो, h डैश या I क्या है, h डैश को है I प्रतिबिंब का आकार, h या O एक क्या है, बिंब का आकार, बिंब कहो या वस्तु कहो, बिंब का आकार। और यम क्या है, रेखीय आवर्धन है। क्या है, रेखीय आवर्धन। ओके, तो आपका एच डैश कहो या एच डैश या आई, ये दोनों सूत्र यहाँ कभी कभी एग्जाम में कुछ बुकों में यम बराबर एच डैश अपान एच होता है, कुछ बुकों में यम बराबर आई अपान ओ होता है, दोनों एक ही होते हैं बेटा। ठीक है, आप यहाँ एच डैश अपान एच भी लिख सकते हो, मतलब ये दोनों बराबर है। एच डैश कहो या एच आई आ ओ, ओके, आई अपान ओ कहो या एच डैश अपान एच। कुछ एनसीईआरटी बुक में आपका जो एच डैश अपान एच होता है, अन्य साइड बुकों में आपका आई अपान ओ। आई क्या है, प्रतिबिंब का आई मतलब इमेज, इमेज का पहला अक्षर आई ले लिया गया है, वस्तु, अब वस्तु का आकार मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर ओ, इसलिए अधिकतर लोग इसी का प्रयोग कर लेते हैं आई अपान ओ, जिससे भूलते हैं। एच और एच डैश में भूलने की कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाती है तो भूल जाते हैं, इसलिए आपको जो भी है कंफ्यूजन दूर कीजिए, आप अच्छी तरह से इसको कर लीजिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरह ले लीजिए और इसको कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ओके, हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं यम में यू वी तथा यू में संबंध। यम वी तथा मतलब आवर्धन, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी में संबंध। तो आवर्धन को यम से, बिंब की दूरी को यू से तथा प्रतिबिंब की दूरी को वी से, वी से निम्न प्रकार संबंधित है। देखिए आवर्धन बराबर एच डैश अपान एच इक्वल माइनस वी अपान यू। एच डैश और एच को आपको वहां दिखाएगा आई अपान ओ इक्वल माइनस वी अपान वी, ये हमारे संबंध हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया और इसको आप राइट कर लीजिएगा। उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे उसके पढ़ाएंगे, आपको न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।